हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली बार अपन ने हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। हार्ट की जो संरचना होती है इन केस ऑफ मैमल्स, अगर स्तनधारियों की बात करें तो 4 चैम्बर से मिलकर बनी हुई होती है। उसमें 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। इसी हार्ट को अगर हम पीसेज के केस में देखते हैं, इन केस ऑफ सुपर क्लास पीसेज मतलब फिश, तो फिश भी कॉर्डेट का ही एक क्लास है और शुरुआत फिश से होती है और डेवलप्ड केस में अगर जाते हैं तो मैमल्स तक जाते हैं। फिश में अपन देखते हैं कि वहां पर 2 चैम्बर हार्ट है। उसमें एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। ऑरिकल आगे की तरफ साइनस विनोसस करके एक डक्ट से जुड़ा होता है और वेंट्रिकल पीछे की तरफ कॉनस आर्टीरियोसिस करके एक एरोटा से जुड़ा होता है। यही 2 चैम्बर आगे जाकर, जैसे भाई मान के ये ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है, इस ऑरिकल में ही एक सेप्टम डेवलप हो जाता है जिसको इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम मींस एक ऐसा सेप्टम जो एक ऑरिकल के बीच में डेवलप हो जाता है, और ऐसे ही वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम डेवलप हो जाता है, दैट इज नॉन एज इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम मींस एक सेप्टम विद इन ए वेंट्रिकल। तो इस सेप्टम्स के डेवलप होने से जो 2 चैम्बर हार्ट था वो 4 चैम्बर हार्ट में डेवलप हो जाता है। 2 ऑरिकल बन जाएंगे, 2 वेंट्रिकल बन जाएंगे, तो 4 चैम्बर हार्ट। स्तनधारियों के केस में अपन देखा कि 4 चैम्बर हार्ट होता है। हार्ट मस्कुलर होता है, सर्कुलेशन डबल टाइप का होता है, मींस जब भी बॉडी में शुद्ध रक्त फ्लो होगा उससे पहले वो 2 बार हार्ट में एंटर करता है, तो उसको बोलते हैं डबल सर्किट हार्ट। 2 बार हार्ट में एंटर करेगा, एक बार अशुद्ध फॉर्म में और एक बार शुद्ध फॉर्म में, और शुद्ध के बाद फिर वो बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी में सर्कुलेट होकर ऑक्सीजन और फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। वहां पर फूड का कंजप्शन होता है, सेल में सेल रेस्पिरेशन होता है जिसके द्वारा एटीपी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। वो एटीपी मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने के लिए काम में आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड निश्वसन की प्रक्रिया द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है लंग्स के द्वारा। तो इस प्रकार से वो ब्लड डिफरेंट टाइप के जो सबस्टेंस होते हैं उन सबस्टेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो मान के चलो कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बॉडी का, वो ही जितने भी ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स है लाइक डाइजेस्टेड फूड, वाटर, वेस्ट मटेरियल, ड्रग्स, मेडिसिन, उसके अलावा जितने भी लिम्फ है, ब्लड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह मींस साइट ऑफ जनरेशन से साइट ऑफ या मोटर साइट तक ले जाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ब्लड एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, एक द्रव्य है। वैसे अगर देखें तो ब्लड अपने आप में एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बहुत सारी प्लेटलेट्स, कोशिकाएं, कणिकाएं अगर मान के चले तो वहां पर 3 प्रकार की ऐसी सॉलिड सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिसमें एक होती है आरबीसी मींस रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स, ये ध्यान रखना कॉर्प्यूसल्स नाम दिया जाएगा, सेल नहीं कहेंगे। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि आरबीसी जो होती है उसमें अपना न्यूक्लियस नहीं होता है तो उनको सेल ना करके कॉर्प्यूसल्स कहेंगे, जबकि डब्ल्यूबीसी होती है उसमें अपना न्यूक्लियस होता है इसलिए उनको सेल कहेंगे। उसके अलावा तीसरी जो सॉलिड स्ट्रक्चर या सॉलिड सबस्टेंस जो ब्लड में पाया जाता है वो होता है प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये तीनों चीजें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये ऐसे सबस्टेंस है जो सॉलिड फॉर्म में ब्लड में पाया जाता है। अगर इन तीनों चीजों को ब्लड से निकाल दिया जाए तो जो चीज बचेगी वो होता है प्लाज्मा। तो 2 शब्द यहां पर आपको कंफ्यूज करते हैं, एक शब्द होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है सीरम। कई बार है ना आपको पढ़ने को मिलता है, कहीं पे प्लाज्मा पढ़ा जाता है, कहीं पे सीरम पढ़ा जाता है। तो जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में से अगर इन तीनों कॉर्प्यूसल्स को और सेल्स को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो प्लाज्मा। और प्लाज्मा में से अगर जितने भी सबस्टेंसेस है, जैसे फूड है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, और ड्रग्स है, मिनरल्स है, इन सबको अगर माइनस कर दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर बचेगी वो होती है सीरम। मींस सीरम एक होमोजेनस टाइप का समांगी प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें कोई भी फूड सबस्टेंस, कोई भी ग्रेन्यूल्स वो सब उसमें नहीं पाए जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ब्लड में ये सेल्स पाई जाती हैं, ये कॉर्प्यूसल्स पाई जाती है, ये प्लेटलेट्स पाई जाती हैं,
तो बहुत सारी सेल्स और कॉर्प्यूसल्स मिलके और इस ब्लड को बनाने का काम करते हैं, इसलिए इसको टिश्यू की फॉर्म में माना जाता है, टिश्यू माना जाता है। इसलिए ब्लड इज ए फ्लूइड लाइक सब्सटेंस एंड इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ये संयोजी ऊतक है जो एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ने का काम करता है, संयोजन का काम करता है। तो ब्लड अपने आप में एक टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू है। हाँ, जो और टिश्यू पाए जाते हैं जैसे एपिथेलियम पाया जाता है, एंडोथेलियम पाया, इस तरह के जो टिश्यू होते हैं उसकी तुलना में वेरिएशन ये होती है कि इसके अंदर जो सेल्स होती हैं इसकी, या जो कॉर्प्यूसल्स होती है, वो आपस में एक दूसरे से बाइंड अप नहीं होती, मतलब ग्रुप नहीं बनाती, लेकिन उस ब्लड में वो पाई जाती है, इसलिए दैट इज कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। पिछली बार अपन ने देखा था किस प्रकार से वो ब्लड सर्कुलेट होता है। आज अपन डिस्कस करेंगे ब्लड क्लोटिंग, रुधिर का थक्का जमना। आपने देखा होगा कि आपको जब कभी चोट लग जाती है तो वहां से ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड फ्लो होता है। उस ब्लड फ्लो के दौरान एक निश्चित टाइमिंग में वो ब्लड फ्लो होना रुक जाता है। तो जो ब्लड फ्लो होना रुकता है उस वाउंड पर, उस या उस घाव की सरफेस पर, उस सतह पर एक ढक्कन जैसी संरचना या एक क्लॉट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, दैट इज नोन एज क्लॉट। और ये जो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ये क्लॉट बनता है दैट इज नोन एज क्लॉटिंग। तो ब्लड का अगर देखें तो फ्लोइंग टाइम होता है वो लगभग 2 से 8 मिनट तक होता है। और अगर देखें थक्का जमने की प्रक्रिया किसी में अगर है तो लगभग 8 मिनट में उसमें ब्लड का थक्का जम जाएगा, अगर एक कॉमन सामान्य सा वाउंड है। और फ्लो जो होता है लगभग 3 मिनट तक होता है। इससे ज्यादा अगर घाव से रक्त बहता है तो उसको माना जाता है कि उसको कोई न कोई प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल नहीं है। इस टाइम तक ब्लड फ्लो रुकना चाहिए, इस दौरान तक क्लोटिंग बननी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज अपन देखेंगे कि ब्लड एक्चुअली क्लॉट होता कैसे है। जैसे बाय द वे मान के चलो कि आपको कहीं चोट लगी और जहां जिस साइड पे चोट लगी वहां की जो सेल्स होती हैं वो सेल्स डैमेज होती हैं, और डैमेज होने की वजह से वहां से एक केमिकल स्रावित हो जाए, दैट इज नॉन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो केमिकल होता है ये अपने आप में एंजाइम जैसे काम करता है, और जो ब्लड अपने बॉडी में बहता है उसमें ऑलरेडी नेचुरल वे में एक केमिकल होता है दैट इज नॉन एज एंटीकोएगुलेंट। उसको क्या नाम से जानते हैं? एंटीकोएगुलेंट। एंटी का मतलब होता है विपरीत, मतलब किसी चीज के विपरीत काम करने वाला। और कोएगुलेंट, कोएगुलेंट जो शब्द है उसका मतलब होता है थक्का। तो एंटी विपरीत और कोएगुलेंट मतलब थक्का। थक्का जमने के विपरीत काम करने वाला एक सबस्टेंस जिसको क्या नाम देंगे? एंटीकोएगुलेंट, और उसका नाम होता है हिपेरिन। क्या नाम होता है? हिपेरिन। याद रखना क्योंकि ये जीके में भी आता रहता है कि विच सबस्टेंस इज नॉन एज एंटीकोएगुलेंट। कौन सा पदार्थ है जिसको एंटीकोएगुलेंट, या रक्त, आपकी वाइवा में भी कई बार पूछा जाता है, कई इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब रक्त का थक्का जमता है तो क्यों ना वो रुधिर वाहिकाओं में ही उसका थक्का जम जाए। तो उसका उत्तर ये होता है कि उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में एक रसायन पाया जाता है, उसका नाम होता है हिपेरिन। और ये हिपेरिन किस प्रकार की नेचर का होता है? एंटीकोएगुलेंट, थक्का जमने के विपरीत का। मींस जब तक उसमें हिपेरिन उपस्थित है तब तक उस रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और नॉर्मल वे में अगर चोट नहीं लगती है आपको और वो लगातार वाहिकाओं में घूमता रहेगा तो उस दौरान ये एंटीकोएगुलेंट अपना काम करता है और रुधिर का थक्का नहीं जमने देता। लेकिन जैसे ही आपको चोट लगती है, किसी साइट पर आपकी कोशिकाएं डैमेज होती हैं, या आपका टिश्यू डैमेज होता है, या ब्लड प्लेटलेट्स डैमेज होती है किसी भी कारण से, तो उस केस में हाँ ये बात ध्यान रखना, चोट लगने पर जरूरी नहीं है कि ब्लड बॉडी से बाहर फ्लो हो। कई बार इंटरनल डैमेज भी होता है। आपने देखा होगा कई लोग है ना गिर जाते हैं, सर में चोट लगती है, क्लोटिंग हो जाती है, कोमा में चले जाते हैं, तो वो क्लोटिंग इंटरनल होती है, लेकिन वहां पर ये हिपेरिन फिर काम नहीं कर पाता। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो टिश्यू डैमेज होता है वहां से एक केमिकल स्रावित होता है दैट इज नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन वहां से रिलीज होगा वो हिपेरिन के साथ बॉन्ड बना लेगा, मतलब हिपेरिन को अटैच हो जाएगा, हिपेरिन को इनएक्टिव कर देगा। अगर हिपेरिन इनएक्टिव हो गई तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि ये काम क्या कर रही है? एंटीकोएगुलेंट का, मतलब थक्का जमने के विपरीत काम कर रही है।
हिपेरिन को अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन ने बिजी कर दिया तो हिपेरिन अपना काम नहीं करेगी, और जिस जगह पर हिपेरिन काम नहीं करेगी उस जगह पर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन उस ब्लड की जो कोएगुलेशन की प्रक्रिया है उसको शुरू कर देता है, उसको स्टार्ट कर देता है। तो आपके ब्लड में ऑलरेडी एक प्रोटीन पाई जाती है, दैट इज नोन एज थ्रोम्बिन, या उसको नाम देते हैं अपन प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम देते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन और एक दूसरी होती है फाइब्रिनोजन। तो ये तीन शब्द आपको याद रखने हैं कि रक्त में तीन चीजें ऑलरेडी उपलब्ध होती है, एक होती है हिपेरिन, एक होती है आपकी प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरी होती है फाइब्रिनोजन। अब देखिए आप यहां पर, अगर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन कब बना? जब आपको चोट लगी। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा वो हिपेरिन के काम को बंद कर देगा, मींस हिपेरिन को बिजी कर देगा। हिपेरिन जैसे ही बिजी हुआ, आपके ब्लड में दो केमिकल और उपस्थित हैं, एक प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजन। दोनों के दोनों, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों के दोनों सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, दूसरे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? घुलित होते हैं और निष्क्रिय अवस्था में ब्लड में उपस्थित रहते हैं। लेकिन जैसे ही एंटीकोएगुलेंट जो होता है हिपेरिन वो बिजी हो जाता है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इस प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देती है। यहां पर एक कैल्शियम आयंस जो आपके ब्लड में पाए जाते हैं उसके साथ ये थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलके, और प्रोथ्रोम्बोकाइनेज, क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बोकाइनेज, इसी से नाम लेंगे अपन। प्रोथ्रोम्बिन है, इसी के आगे काइनेज लगा दो, तो इसमें याद या रटने करने जैसे कुछ नहीं है, ये दो चीजें याद रखनी है। इसी के पीछे प्रोथ्रोम्बिनेज भी लगा सकते हो, प्रोथ्रोम्बिकाइनेज भी लगा सकते हो। ये इस एंजाइम का नाम है। ये जो इनएक्टिव सॉल्युबल फॉर्म में प्रोथ्रोम्बिन आपके रक्त में है, किस फॉर्म में? इनएक्टिव है और सॉल्युबल है, मतलब कोई काम नहीं कर रही है और घुलित है, उसको ये एंजाइम बनते ही किसमें चेंज कर देगा? थ्रोम्बिन में। देखिए अब आप ध्यान से, यहां पर टिश्यू डैमेज हुआ, टिश्यू डैमेज होने से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ। थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही रिलीज हुआ उसने हिपेरिन को बिजी कर दिया, और हिपेरिन बिजी होते ही क्या होगा? जो रक्त का थक्का नहीं जमने दे रही थी वो रक्त का थक्का जमने देगी, क्योंकि ये तो बिजी हो गई, इसके साथ अटैच हो गई। तो ये नहीं होने की वजह से रक्त अपने आप ही थक्का में बदलना स्टार्ट कर देगा। कैल्शियम आयन के साथ मिलके, जो कि ब्लड में ऑलरेडी होते हैं, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ मिलके और एक एंजाइम का निर्माण करेंगे, क्या नाम से जाना जाएगा? प्रोथ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिकाइनेज। ये प्रोथ्रोम्बिकाइनेज जो आपके रुधिर में ऑलरेडी उपस्थित प्रोटीन है, कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन, जो कि सॉल्युबल फॉर्म में और इनएक्टिव फॉर्म में, उसको इनसॉल्युबल फाइबर्स में और एक्टिव कर देती है। जैसे ही ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होगी, किसमें चेंज हो जाएगी? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या है? इस प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिव फॉर्म। तो आप यहां लिख लो, दैट इज इनएक्टिव, निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है, रक्त में हमेशा होती है पूरी जिंदगी, और ये किस फॉर्म में पाई जाएगी? एक्टिव फॉर्म में। लेकिन एक्टिव कब होगी? इस एंजाइम की उपस्थिति में। और ये एंजाइम कब बनेगा? जब यहां पर चोट लगेगी, और चोट लगते ही ये क्या करेगा? हिपेरिन को इनएक्टिव कर देगा। ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन जैसे ही बनी, आपके ब्लड में एक और प्रोटीन पाई जा रही है, दैट इज नोन एज फाइब्रिनोजन। वो भी किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में और सॉल्युबल फॉर्म में। इनएक्टिव है और सॉल्युबल है। अब ये फाइब्रिनोजन होती है, ये मोनोमर्स होते हैं एक फाइब्रिन के। अब जैसे ये प्रोथ्रोम्बिन यहां बनती है, ये प्रोथ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में चेंज कर देती है। ठीक है ना? और ये फाइब्रिन आगे जाके और इस तरह से फाइबर्स बना लेते हैं, और ये फाइबर्स किस नाम से जाने जाते हैं? क्लॉट के नाम से। और इस प्रकार से ये पूरा थक्का बन जाता है। रुधिर का थक्का बनने की प्रक्रिया बिल्कुल सीधी है। 3 स्टेप है। पहले स्टेप में डैमेज होने से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगी, वो कैल्शियम के साथ मिलकर और एक एंजाइम का निर्माण करेगी जो कि प्रोथ्रोम्बिनेज होगा। वो प्रोथ्रोम्बिनेज जो ब्लड में 2 प्रोटीन पाई जा रही हैं उसको इनएक्टिव से एक्टिव में चेंज करने का काम करेंगी। तो ये वाली जो प्रोथ्रोम्बिन है ये थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो गई। जो थ्रोम्बिन बनी वो एक्टिव फॉर्म होती है प्रोथ्रोम्बिन की, और वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देती है। और ये फाइब्रिन थोड़ी देर बाद में जैसे ही हवा के संपर्क में आएंगे फाइबर्स में चेंज हो जाते हैं, और वो फाइबर्स उस घाव की सतह पर
इस तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे और इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में आकर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, वो उसमें उलझती जाती हैं और धीरे धीरे करके उसके ऊपर एक कैप बन जाती है, जिसकी वजह से वो एक क्लॉट या ढक्कन बन जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे आप? क्लॉटिंग या ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो इस प्रकार की प्रक्रिया है, बहुत सीधी सी है और टिश्यू के डैमेज होने से या प्लेटलेट के या चोट लगने की वजह से स्टार्ट होती है। जो उसमें पाए जाने वाले, रक्त में पाए जाने वाले जो एंटीकोएगुलेंट होता है हिपेरिन, उस हिपेरिन को अपना काम करने से रोक देती है और एक एंजाइम का निर्माण करती है। उस एंजाइम का नाम प्रोथ्रोम्बिनेज होता है या प्रोथ्रोम्बिकाइनेज होता है। प्रोथ्रोम्बिकाइनेज होता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइबर्स में चेंज करता है। फाइब्रिन जो प्रोटीन होती है वो पॉलीमर्स होते हैं और वो वाउंड की सरफेस में जाकर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और फाइबर्स में चेंज हो जाते हैं। वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर उसके वाउंड की सरफेस पे बना लेते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स उलझ के यहाँ पर एक ढक्कन जैसी संरचना बन जाती है। लगभग 8 से 10 मिनट इसमें नॉर्मल टाइम लगता है किसी भी उसमें वाउंड में क्लोटिंग होने में, और ब्लड फ्लो टाइम होता है वो लगभग 3 मिनट होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।